नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम सभी माँ दुर्गा को नमन करते हुए अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमें भी शक्ति दें, ऊर्जा दें, जिससे कि जिस तरह से आपने शत्रु का दमन किया और पूरे संसार में हो रही अराजकता को दूर किया, हे माता वैसा ही कुछ वरदान हमें दें। अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी क्षमता हमें भी प्रदान करें। हम भी जो चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है प्रारंभ कर रही हूँ और माँ से ये प्रार्थना करती हूँ, हे माँ हमें सफल बनाएं। हमारे बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको स्वावलंबी बनने में आप मदद करें। और इसी के साथ मैं आज अपने कार्य को प्रारंभ करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन फैब्रिक, मतलब सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो वीडियो में हम नहीं कर पाए थे उसको बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक, कुछ भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन फाइबर, ऑब्लिक फैब्रिक भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो उसकी क्या विशेषताएं हैं उस पर हम देखते हैं। तो कोई सा भी आप पढ़ते हो, चाहे लिनन पढ़ो, जूट पढ़ो, रेशम पढ़ो, ऊल पढ़ो, नायलॉन पढ़ो, जो भी रेशा पढ़ोगे उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज आएंगे। एक होता है भौतिक विशेषताएं और दूसरा होता है रासायनिक विशेषताएं। एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंड होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ गए बात को। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएंगे वो आप सब जानते हो अच्छी तरह से कि वो किसका बना हुआ रहता है, उसकी संरचना कैसी, उसका संगठन क्या है, उसका अनुवीक्षणीय यंत्र देखने पर कैसा लगता है। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो रेशे की संरचना किस तरह से दिखाई पड़ती है और उसकी प्रत्यास्थता कितनी है, प्रतिस्कंदता कितनी है, उसका लंबाई कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसमें धूप का क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत संवाहकता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे गुण जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे भौतिक विशेषताओं में आते हैं। और रासायनिक विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, पसीने का क्या प्रभाव पड़ेगा, रंगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, विरंजक का क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ गए बात को। तो आज हम कपास के रेशों के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी भौतिक विशेषताएं क्या हैं। तो वह भौतिक विशेषताओं में हम देखते हैं तो कपास का रेशा, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ये कोए हैं, कोए के बीच में है ना, कोया है और कोए में बीज होते हैं, बिनौला जिसको बोलते हैं। इस बिनौले में चारों तरफ से लिपटा हुआ रेशा रहता है जिसे कपास को बीज के बाल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 और C6H10O5 और होल N, इसको कहते हैं होल N। मतलब N में मतलब कोई सा भी नंबर आ सकता है, कितनी भी नंबर हो सकती है। N मीन्स नंबर, जिसमें 6 भाग तो आपका कार्बन है, 10 भाग आपका हाइड्रोजन है और 5 भाग इसका ऑक्सीजन है। सेलुलोज का बना होता है। तो कपास के रेशे को अगर हम देखते हैं तो इसमें 40 से 50% तक तो है इसमें सेलुलोज और 5 से 8% तक होता है इसमें पानी। और इसमें बाकी जो रिमेनिंग है इसमें कुछ प्राकृतिक अशुद्धियां भी देखने को मिलती हैं। जब कच्ची अवस्था में रहता है कॉटन तो उसको गलने के लिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि रेशे कच्ची अवस्था में क्यों नहीं गल पाते हैं, क्या कारण है। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कपास के रेशे कच्ची अवस्था में क्यों नहीं गलते हैं पॉट्स के भीतर। तो आपका आंसर होगा कपास के रेशे हैं उनके ऊपर मोम का आवरण रहता है, कवरिंग रहता है, वैक्स का आवरण रहता है, कवरिंग रहता है, जिसके कारण
पानी फिसल करके बाहर निकल जाता है और रेशों को गलने से बचाता है। क्या है इसका आवरण? वैक्स का आवरण रहता है। कई पत्तियों को आप देखती होंगी, पत्तियों के ऊपर जैसे ही पानी डालता है वो पानी फिसल करके नीचे चला जाता है। क्यों? परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने जिन चीज़ों की रचना की है उसकी सुरक्षा का भी उन्होंने इंतजाम किया है। तो यहाँ पर इसकी जो सुरक्षा है वो है वैक्स। वैक्स के कारण कच्ची अवस्था मेरे से नहीं गलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी हम देखते हैं लंबाई। कल भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भारत कपास का उद्गम स्थल है, मगर अमेरिका, इजिप्ट, आइलैंड, इन देशों में भी कपास की अच्छी खेती होती है। और आप देखते हो अमेरिका में भारत की जो ये लंबाई है इसकी, जिसको हम इंच में नापते हैं, और ये है इसका व्यास। व्यास को माइक्रोमीटर में माइक्रोन में इसे नापा गया है। लंबाई को इंच में, डायमीटर को माइक्रोन में। ठीक है, तो जब इन भारतीय कपास की लंबाई आप देखोगे तो ये 2.5 इंच है, मतलब सबसे छोटा है भारतीय कपास की लंबाई। अमेरिकन की होती है 3 इंच, मिस्र की होती है 4 इंच, और सी आइलैंड की होती है 4.5 इंच। अगर ये प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में, पूछा जाए कि किस देश का कपास उत्कृष्ट कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है, तो आपका आंसर होगा मिस्र का, इजिप्ट का। इजिप्शियन कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कारण क्यों अच्छा माना जाता है, मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। कल भी मैंने बताया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो जवाब मुझे देंगे आप। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, और जो वहाँ की मिट्टी है, जो उपज के लिए ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ सुटेबल है। जलवायु सुटेबल है और मिट्टी काली है जो पानी के एब्जॉर्ब करके रखता है, मिट्टी क्षारीय है। इसलिए वहाँ जो मिस्र में खेती होती है कपास की, तो सबसे उत्कृष्ट प्रकार की उससे कपास के पौधे प्राप्त होते हैं, और कपास के रेशे उत्तम श्रेणी के नहीं, उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। अगर सारे जगह से देखा जाए तो भारत का जो कपास होता है वो, जिसका व्यास देखोगे तो देख रहे हो आप, मोटा होता है थोड़ा, है ना। 0.020 होता है इसका व्यास भारतीय का, वहीं अमेरिकन का 0.019, और मिस्र का 0.014, और आइलैंड का 0.014। तो देखो सूक्ष्म यहाँ भी है। जितना ये कम होता जा रहा है उतना ही ये कपास के रेशे महीन हो रहे हैं। ये संख्या में ज़्यादा है तो इसका मतलब कपास के रेशे मोटे हैं। समझ गए बात को? अब देखते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखते हो बेटा, है ना, ये चीज़ समझ में आ गया। इंडियन का लंबाई और डायमीटर, भारतीय कपास थोड़े मोटे होते हैं और कपास का रेशा रुक्ष होता है, और प्रति इंच कपास के रेशों में 200 से 400 तक परिवलन देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया, कन्वल्सन्स, परिवलन। और इसी परिवलन के कारण, कन्वल्सन्स के कारण, कपास के रेशों में ऐंठन दिया जा सकता है। कपास के रेशों में पहले भी मैंने बताया था प्राकृतिक रूप से ऐंठन विद्यमान होता है। आप समझ गए ही होंगे इस बात को। डायमीटर, उसका व्यास कितना होता है मैंने आपको बता दिया। माइक्रोन में व्यास को नापते हैं, तो माइक्रोन है कितना? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 1/1000 मिलीमीटर। ये आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेती हूँ। अब इसका अनुवीक्षणीय यंत्र देखते हैं, संरचना देखते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है।
तो जब गीली अवस्था में रहता है इसका रेशा तो एक नली के समान दिखता है, और इसके भीतर मैंने आपको बताया सैप रहता है। जैसे जैसे रेशा सूखता जाता है, पकता जाता है, तो अंदर के भीतर का ये जो सैप है वो भी सूखता चला जाता है, और सूखने के कारण ही इसका जो रेशा है वो घूमे हुए रिबन की तरह दिखता है। आप लोग रिबन जानती हैं नहीं, मुझे नहीं पता, पर हम लोग अपने बचपन में, है ना, जब हमारा काल था, तब हम स्कूल जाते थे, तब लाल पीले नीले हर रंग के रिबन मिलते थे मार्केट में, और उसको हम अपने बालों में चोटी में लगाते थे। 2 चोटी बनाते या 1 चोटी बनाते, उसमें रिबन से अपने गूंथते थे, सोचते थे बाल हमारे लंबे होंगे, और फिर ऊपर से फूल बनाते थे। तो इसका जो आकार होता है ऐठा हुआ घुमा हुआ रिबन की तरह होता है। जैसे रिबन बांधने के बाद घूम जाता है, उसी तरह से इसका आकार भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर एक क्वेश्चन आया क्यों घुमा हुआ रिबन की तरह दिखता है, तो आपका सीधा सा आंसर है क्योंकि इसके भीतर जो सैप है, जो रस है, वह धीरे धीरे सूखता चला जाता है, और सूखता जाता है तो उसमें ऐठन भी हो जाता है। आप खुद ही देखते हो ना, जब चिप्स आप सुखाते हो तो चिप्स बिल्कुल सीधा थोड़ी सूखता है, आप देखते होगे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो जहाँ से पानी सूखता है वहाँ से टेढ़ा हो जाता है ना। समझ गए बात को, मेरी बात को? अब देखते हैं, तो अनुवीक्षणीय यंत्र हम से देखने पर हमें पता चलता है कि इसका जो गीली अवस्था में एक सामान्य सी नली की तरह दिखता है, और सूखने पर ये घुमा हुआ ऐठा हुआ रिबन की तरह दिखाई देता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका रंग और चमक। ये सब भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत बता रहे हैं, रंग और चमक। तो आप ये देखोगे कि कपास का रेशा सफेद रंग का होता है ना। कपास का रेशा सफेद रंग का होता है, और इसमें चमक भी कम होती है। सभी प्राकृतिक रेशों से, जितने भी प्रकार के रेशे हैं, सबसे छोटा रेशा होता है कपास का। चमक भी इसमें कम होती है, रंग भी सफेद रंग का होता है। अगर ये अपने आप फट जाता है तो इसके रेशे जब बिखर जाते हैं तो वो मटमैले रंग के हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, मटमैले रंग के होते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे रजाई का कवर वगैरह जो डायरेक्ट, जिसमें किसी प्रकार की परिष्कृति नहीं किया रहता है, परिसज्जा नहीं की रहती है, मर्सराइज नहीं रहता है, तो उसका कलर कैसा रहता है? मटमैला रहता है, हल्का पीला रहता है। देखते हो कि नहीं? बार बार धोते हो, नील डालते हो, तब जाकर के बिल्कुल सफ़ेद होता है। ठीक है, तो रंग और चमक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, एलास्टिसिटी, एलास्टिसिटी किसको कहते हैं बच्चे? मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, कई बार मैंने बताया है, मैं डिटेल्स नहीं जाना चाहती, फिर भी एक बार बता देती हूं। कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का अभाव होता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है अगर रेशे को खींच करके, लंबाई में खींच करके छोड़ दो, अगर वो अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेता है तो वो ये गुण कहलाता है उसकी प्रत्यास्थता। तो ये गुण इसमें नहीं देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, अभाव रहता है इसमें, क्योंकि इसी कारण रेशे जो है, जो कपड़े हैं कॉटन का, वो तुड़ मुड़ जाते हैं। जैसे अगर आपने ये कोहनी है या आपका ये टेहुना है, तो वहीं से ये खोल की तरह बन जाते हैं, उसी का आकार को ये ग्रहण कर लेता है। इसमें पुनः अपनी पूर्वाकृति को ग्रहण करने का, पुनः अपने पूर्व के आयतन को ग्रहण करने का इसमें अभाव पाया जाता है। तो प्रत्यास्थता का इसमें अभाव है। इसमें प्रतिस्कंधता, रिजिलियंसी, इसका भी इसमें अभाव देखने को मिलता है। कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का भी अभाव है और प्रतिस्कंधता का भी अभाव है। इसी कारण कपास के जो सूती वस्त्र हैं जिसको हम पहनते हैं, तो पहनने के 1-2 बार ही उस साड़ी को पहन सकते हैं। आप लोग खुद ही अनुभव किए होंगे, सूती साड़ी पहनना, मेंटेन करना थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि बार बार तुड़ मुड़ जाते हैं। 2 या 3 बार से ज़्यादा आप नहीं पहन सकते, वापस इसको धोना पड़ता है, स्टार्च डालना पड़ता है, प्रेस कराना पड़ता है, तब कहीं जा करके पहनने लायक होता है। बाहर आप पहन करके घूम सकते हो, ऑफिस में जा सकते हो। कपास के रेशे से बने हुए वस्त्रों में एलास्टिसिटी
और प्रत्यास्थता का रेजिलियंसी का अभाव होता है। इसके बाद देखते हैं सीकन प्रतिरोधकता। सीकन का गुण, सीकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंस। सीकन, यह भी इसमें अभाव होता है। अक्सर आप देखते हो जब रजाई के लिए कवर लेने जाते हो, या आप गद्दे के लिए कोई सूती कपड़ा खरीदने जाते हो, या पेटीकोट के लिए कोई सूती कपड़ा खरीदते हो, तो उसमें वो सिकुड़ जाता है धोने के पश्चात। 2 या 3 धुलाई करते हो तो जितनी उसकी लंबाई होती है उससे थोड़ी छोटी हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कभी भी साड़ी का फॉल लगाते हैं तो उसको भी पानी में हम डाल करके रात भर भिगो देते हैं, दूसरे दिन उसको प्रेस करके फिर लगाते हैं ताकि सिकुड़े नहीं। यही स्थिति आपको पेटीकोट, सलवार, कोई भी आप सूती कपड़ा खरीदने जाते हो, खरीद करके लाते हो, उसको वापस पानी में भिगोना पड़ता है। भिगो दोगे तो जितनी उसकी सिकुड़ने की क्षमता होगी उतने सिकुड़ जाएगा। इंच सिकुड़ेगा या आधा इंच सिकुड़ेगा या सेंटीमीटर सिकुड़ेगा, जितना सिकुड़ना होगा उतना सिकुड़ जाएगा। उसके बाद ही प्रेस करके कपड़ा हम काटते हैं और अपने परिधान के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें क्रीज रेसिस्टेंस का भी काफ़ी अभाव देखने को मिलता है, कपड़े सिकुड़ जाते हैं। विमितीय अस्थायित्व अगर देखोगे तो इसमें एक गुण है, विमितीय स्थायित्व का गुण कपास के रेशों में देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार अगर रेशे सिकुड़ जाते हैं तो वापिस ये रेशे ना तो ज़्यादा विस्तारित होते हैं और ना ही ज़्यादा वो सिकुड़ते हैं। तो इसमें विमितीय स्थायित्व का अच्छा सा गुण बरकरार रहता है, इसमें अच्छा गुण पाया जाता है। इसीलिए अगर आप देखते हो ब्लाउज वगैरह बनाते हो, सूट बनाते हो या आप सलवार बनाते हो, तो उसमें फिर देखोगे फैलता नहीं है वो कपड़ा। जो कि नायलॉन में आप देखोगे कि नायलॉन के रेशे से जो बने हुए वस्त्र होते हैं, चाहे आप अंडरगारमेंट्स लेते हो या मोजा लेते हो, है ना, तो उसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है, जबकि इसमें ये गुण देखने को नहीं मिलता है, मतलब बरकरार रहता है इसमें। इसके बाद आता है ताप संवाहकता। ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी। कपास का रेशा और कपास से बने वस्त्र ताप के अच्छे सुचालक होते हैं। जब सुचालक होते हैं तो ये गर्मी के मौसम में पहनने के लिए बड़े सुखद होते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। और वहीं ये गर्मी के मौसम के लिए भी जितना सुखद है उतना ही ये सर्दी के मौसम में भी अगर इसको पहनो तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। इसीलिए कपास के रेशों से आप देखते हो रजाइयाँ बनती है, गद्दे बनते हैं, तकिया बनता है, चादर बनती है, जो कि गर्मी में यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन सर्दी में अगर आप उसको यूज में लेते हो तो आपको गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको कि क्यों गर्मी प्रदान करता है, कैसे गर्मी प्रदान करता है, इस पर मैं आज डिटेल आपको चर्चा नहीं करूंगी। इसके बाद आता है इसमें विद्युत का प्रभाव, विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। कपास के रेशों में विद्युत संवाहकता का भी अनोखा गुण विद्यमान रहता है। इसके कारण यह वस्त्र गर्मी और सर्दी से सहित बरसात के मौसम, मतलब हर एक मौसम में पहनने के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि ये विद्युत स्थैतिक प्रभार को बनने नहीं देता है, विद्युत चार्ज नहीं बन पाता है, ये पसीने को सोख लेता है, जिसके कारण शीतलता प्रदान होता है, त्वचा को सुखद और अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, पसीने को सोख लेते हैं। अब देखते हैं इसका प्रकाश का प्रभाव, सनलाइट का, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट में कोई सा भी बेटा कपड़ा रखोगे
वो खराब होगा, चाहे सिंथेटिक हो चाहे वो कॉटन हो। अगर लगातार आप 10 दिन 5 दिन धूप में छोड़ देते हो कपड़े को तो रंग उसका बदरंग हो जाएगा, रेसे भी समय के साथ निर्बल हो जाएंगे। इसलिए सनलाइट में किसी भी कपड़ा को, जो कोई भी सभी एग्जामिनेशन में अगर आता है तो धूप में अगर कपड़े को सुखाते हो और लगातार छोड़ते हो तो रंग उसका खराब हो जाता है। आप पर्दा को देख लो, खिड़की के पर्दे हैं, दरवाजे के पर्दे हैं, उस समय के साथ आप देखोगे साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद उसका जो ओरिजिनल रंग है और आप उसके बाद का 10 साल के बाद उसका रंग देखोगे तो बहुत अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार सूर्य प्रकाश में रहने के कारण, चाहे छन छन के आती हो चाहे डायरेक्ट आती हो, धीरे धीरे उसका रंग मलिन हो जाता है, मध्यम हो जाता है, मंद हो जाता है और रेसे भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो धूप में कोई सा भी कपड़ा आप ज़्यादा टाइम तक लिए नहीं रखें। खास करके सूती कपड़े को अगर धूप में सुखाते हो, जैसे लाल चटक रंग का कपड़ा है या काले रंग का कपड़ा है, उसका भी रंग देखोगे आप धीरे धीरे उतर जाता है। इसके बाद आता है रगड़ का प्रभाव। रगड़ तो सूती वस्त्र में रगड़ और घर्षण सहन करने का अनोखा गुण विद्यमान रहता है। अनोखा गुण विद्यमान है। कैसे अनोखा गुण विद्यमान है? इसी कारण, क्योंकि इसके रेशों में मजबूती का जो गुण है, इसके कारण इसके रेशे को जब कभी आप पानी में भिगो देते हो तो इसकी मजबूती 30% तक कितनी बढ़ जाती है? 30% तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है पानी में भिगोने पर, जबकि रेशों की घट जाती है, कई रेशों की घट जाती है, लेकिन कपास के रेशों की मजबूती बढ़ जाती है 30% तक भिगोने पर। और जब भीगता है कपड़ा तब रगड़ के धोते हो, चाहे ब्रश से रगड़ो या पैरों से उसको कुचल करके धो या वॉशिंग मशीन से धो उसको या पीटने से पीट करके धो, तब पर भी ये रेशे ज़्यादा नुकसानदायक, मतलब इसके रेशे को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचता है। इसीलिए देखते हो कि जो हमारे बिस्तर के कपड़े होते हैं, जो माँ अपने सिलती हैं, घर के बिस्तर जो तैयार करती हैं, या चादर रहता है उसको भी हम पीट करके या कैसे भी रगड़ के उसको धोते हैं। तो और यही कारण है कि सब कपास का जो बना हुआ वस्त्र है, सूती वस्त्र है, वो खूब प्रचलन में आया है, सब जगह प्रचलन में आया है। इसका रख रखाव सरल है, इसको धोना सरल है, इसको सुखाना सरल है और इसको पहनना सुखदायी है। इसीलिए कपास के रेशा को विश्वव्यापी रेशा का भी नाम दिया गया है। समझ गए? इसके बाद आता है सिकुड़न, श्रिंकेज। ये तो मैंने आपको बता दिया है। सिकुड़न, श्रिंकेज। तो देखो, कपास का रेशा, सूती वस्त्र सिकुड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया है सूती वस्त्र सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको सिकुड़न से बचाने के लिए इसमें परिसज्जा दी जाती है, मर्सराइज्ड परिसज्जा। मर्सराइज्ड फिनिशिंग में जब बताऊंगी तब मर्सराइज्ड क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये भी बताऊंगी। कपड़े सिकुड़ जाते हैं। आप अक्सर देखो ना कि जब हम नाप का तैयार करते हैं कॉटन का वस्त्र, अगर बिना धोए हुए करते हैं और वो कपड़ा अगर निम्न कोटि का है, उच्च कोटि का नहीं है, तो जरूर वो अपने जो मूल लंबाई है उस लंबाई से थोड़ी छोटी हो जाएगी, मूल लंबाई से छोटी हो जाएगी। भले आधा सेंटीमीटर छोटा हो या 1 सेंटीमीटर छोटा हो, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कपड़े की कैसे है। और फिर साथ में आप ये देखते हो कि जो कपड़ा हम पहनते हैं वो जगह जगह से तुड़मुड़ जाता है। अभी मैंने बताया कि 2 3 4 बार सूती साड़ी को आप नहीं पहन सकते बिना प्रेस किए हो, बिना धोए हुए, चाहे आप कितना भी मेंटेन करके रखो। अगर आप सूती कपड़ा पहन करके जा रहे हो, सूती साड़ी पहन करके जाते हो, कोई ट्रेन में जर्नी कर रहे हो या बस में जर्नी कर रहे हो, तो आप उसकी सिकुड़ने के गुण को आराम से देख सकते हो। जगह जगह से तुड़मुड़ जाता है कपड़ा, जहाँ से आप बैठते हो वहीं से वो कपड़ा उसी आकार का ले लेता है। तो इसमें सिकुड़ने का जो एक गुण है, वो गुण तो नहीं कहेंगे उसको, अवगुण है, सिकुड़ता है ये कपड़ा। इसलिए जब भी सूती वस्त्र से हम परिधान बनाते हैं तो उसको पहले पानी में डालकर छोड़ देते हैं 2-4 घंटे के लिए, और ये देखते हैं कि जितना इसको सिकुड़ना उतना सिकुड़ जाएगा, उसके बाद ही इससे कपड़े तैयार करेंगे, वस्त्र तैयार करेंगे। इसके बाद
सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों और फफूंद का प्रभाव। सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों एवं फफूंद का प्रभाव। तो इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों का तो प्रभाव कम पड़ता है, नहीं पड़ता है, लेकिन फफूंद का प्रभाव खूब पड़ता है। फफूंद अक्सर आप बरसात के मौसम में देखोगे कि जब कोई सूती कपड़ा में स्टार्च लगा करके, माड़ लगा करके छोड़ दो नमी वाली अवस्था में, तो देखोगे कि जहाँ पर आपने स्टार्च लगा करके छोड़ा है, जिन वस्त्रों को आप नमी वाली स्थिति में, वहाँ पर आप देखोगे काले काले धब्बे लग जाते हैं, चित्तीदार धब्बे लग जाते हैं, चित्ती चित्ती हो जाते हैं जगह जगह। और वो क्या होते हैं? ये फफूंद ही होते हैं। और ये फफूंद क्या करते हैं? वस्त्र को वहीं से खराब कर देते हैं, मतलब निर्बल कर देते हैं। वस्त्र वहाँ से कमज़ोर हो जाता है और जैसे ही रगड़ करके उसको आप धोते हो, वस्त्र वहीं से फट जाता है। समझ गए बात को? तो इसका फफूंद का इस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, फफूंद इसको नष्ट कर डालता है। इसीलिए बरसात के मौसम में कभी भी सूती वस्त्र को आप स्टार्च डाल करके ना रखें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आप स्टार्च है उसमें लगा हुआ, तो उसको पूरी अच्छी तरह से सुखा करके प्रेस करके रखें, ताकि उस पर नमी का बिल्कुल प्रभाव ना पड़े। जैसे नमी का प्रभाव पड़ेगा, स्टार्च लगा हुआ कॉटन वस्त्र है, तो जरूर ही उस पर फफूंदी लग जाता है और वहीं से उसको नष्ट कर डालता है, खत्म कर डालता है। इसके बाद देखते हैं पसीने का प्रभाव। तो सूती वस्त्र पर पसीने का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पसीने का। तो जो एरिया में ज़्यादा पसीना निकलता है, जैसे कांख वाली एरिया है ना, एरिया कांख की एरिया, यहाँ पर ज़्यादा पसीना निकलता है, तो वहाँ पर देखोगे सूती वस्त्र में वहाँ से रंग भी धीरे धीरे निकल जाते हैं, मध्यम हो जाता है और वहाँ से कपड़े फटने भी लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पसीना आपका एसिडिक मीडियम का है, अम्लीय प्रकृति का है, तो वो जल्दी वहाँ से कपड़ा फट जाएगा। अगर क्षारीय प्रकृति का है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा नुकसान उसका नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद विद्युत संवाहकता बता दिया। अवशोषकता देखते हैं। अवशोषकता, एब्जॉर्बेंसी, तो इसमें पानी को अवशोषित करने का इसमें अच्छा सा गुण विद्यमान रहता है, अनोखा गुण विद्यमान रहता है, अद्भुत गुण विद्यमान रहता है। तो आज आपने भौतिक विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद मैं सोचती हूँ ख़त्म ही करा दूँ, थोड़ा लंबा है पर आप पढ़ लेना। दूसरा होता है इसका रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक, केमिकल में देखोगे तो एक तो होता है अम्ल का प्रभाव हर रेशों के लिए, दूसरा होता है क्षार का प्रभाव, तीसरा होता है रंग का प्रभाव और चौथा होता है पसीने का प्रभाव। ये मैंने आपको बता दिया है। तो सांद्र अम्ल में इसके रेशे गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चाहे सांद्र अम्ल कोई भी जानते हो, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है, इसका इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं पर अगर अम्ल तनु है, जैसे आपका नींबू है ना, तो सूती वस्त्र पर अगर कोई दाग पड़ जाता है तो इसको नींबू से रगड़ करके, ऑक्जेलिक एसिड से रगड़ करके आप छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर सांद्र H2SO4 पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, तो वहाँ से वस्त्र गल जाएंगे, फट जाएंगे। वो केवल दाग को नहीं छुड़ा देगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कपड़े को वहाँ से नष्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्षार, अल्कली। तो क्षार का भी अगर सांद्र क्षार है, कंसंट्रेट है, तब इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है वस्त्र पर। और अगर मध्यम क्षार है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सूती वस्त्रों को किसी भी प्रकार के सोडा में, कैसे भी साबुन में आप धो सकते हो। निरमा लो, सर्फ लो, या जितने भी प्रकार का आप साबुन देखते हो, सभी साबुन से आप सूती वस्त्रों को धो सकते हैं, क्योंकि क्षार का जो मध्यम प्रकार का क्षार है, हल्का क्षार है, तनु क्षार है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रंग का प्रभाव देखते हैं।
तो रंग हम देखते हैं कि जो बाटिक कला में, बाटिक रंगों में जो रंगा जाने वाला रंग है, जिसमें नेफ्थैलिन रंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इस पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छे रंगों में रंग जाता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रंग है तो ये जल्दी इस पर रंग नहीं चढ़ेगा। रेशों के भीतर तक रंग नहीं चढ़ता है प्रत्यक्ष रंगों का, ये याद रख लो। लेकिन वही नेफ्थैलिन रंग है बाटिक कला का तो चढ़ जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि जब टाई एंड डाई के जब हम कपड़े खरीदते हैं या साड़ी खरीदते हैं या दुपट्टा खरीदते हैं तो धीरे 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 वो रंग उतरता है, छोड़ता है, क्योंकि इसके भीतर तक, रेशों के भीतर तक रंग नहीं पहुंच पाते। विरंजक का प्रभाव देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग विरंजक है, सांद्र विरंजक है, स्ट्रॉन्ग विरंजक है, उसका भी सूती वस्त्र पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो रंग को वहां से हटा देता है और रंग के साथ साथ रेशों को भी निर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है, और जैसे ही वहां आप रेशों को रगड़ोगे वहां से वो रेशा फट जाएगा। लेकिन हल्का विरंजक, जैसे आप नील डालो, सूती वस्त्र पर नील डाला जाता है तो नील डालने से इसमें सफ़ेदी आ जाती है, जो वस्त्र में लगा हुआ पीलापन है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि इसका अम्ल का, क्षार का, पसीने का, विरंजक का, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने डिटेल से बताइए आपको। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपने जो आपका लक्ष्य है उस ओर अगर आप अग्रसर रहें। परमपिता परमेश्वर और माता भगवती आपको इतना ताकत दे, इतनी क्षमता दे कि निरंतर आप लगे रहें और अपनी सफलता को हासिल करें। आज मैं अपने इतना कह करके अपने वक्तों को जो मैंने पढ़ाया है इसको मैं यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। आप क्या पढ़ना चाहती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको बता दूंगी। तो मैं इतना ही कहती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः। थैंक यू।